प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में दिन दहाड़े उमेश पाल की हत्या को जिस तरह से अंजाम दिया गया था, सीसीटीवी फुटेज के जरिए उसे हर किसी ने देखा। लेकिन शायद ही आप ये जानते होंगे कि अपराधियों ने उमेश पाल के मर्डर के लिए उसके घर के बाहर की ही जगह क्यों चुनी थी। हत्याकांड की पूरी साजिश को उमेश पाल के घर की गली में ही क्यों अंजाम दिया गया, इसका जवाब जानने के लिए हमारे संवाददाता अशोक तिवारी की ये एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। इस वक्त मैं ठीक उसी जगह मौजूद हूं जहां पर उमेश पाल की गोली मारकर हत्या की गई थी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये इलाका दिखाता हूं। दरअसल ये जो इलाका है ये जयंतीपुर सुलेम सराय के नाम से जाना जाता है। और आप देखिए कि ये पूरी की पूरी एक बाजार है। सड़क के दोनों तरफ यानी कि मेरी दाहिनी तरफ भी आपको दुकानें नजर आएंगी और इसके अलावा सड़क के दूसरी तरफ भी आपको बड़ी बाजार यहाँ पर नजर आएगी। दरअसल ये जो जयंतीपुर सुलेम सराय का इलाका है ये बड़ी मार्केट भी कही जाती है। तमाम तरह की दुकानें आपको यहाँ पर तस्वीरों में नजर आ रही होंगी। अब हम अगर घटनाक्रम की बात करें तो उमेश पाल 24 फरवरी को कचहरी से सीधे अपने घर निकले थे और उसके बाद जैसे ही वो अपने घर के इस मोड़ पर पहुंचे, यानी कि ये उमेश पाल के घर का मोड़ है, यहाँ पर उनकी गाड़ी लगी और जैसे ही उमेश पाल गाड़ी की पिछली सीट से फोन से बात करते हुए बाहर उतरे, ठीक उसी वक्त यहाँ पर मौजूद तमाम सारे हमलावरों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। उमेश पाल को पहली गोली ठीक इसी जगह लगी, वो यहाँ पर गिर गए थे और इसके अलावा उनके साथ जो गनर राघवेंद्र मौजूद था उसको भी यहीं पर पहली गोली मारी गई थी, वो भी यहीं पर गिरा था। लेकिन घटना के वक्त ये जो सामने आप दुकान देख पा रहे हैं जयंतीपुर सलेम सराय की जो ये अमित इलेक्ट्रिक वर्क्स है, यहीं पर सफेद टोपी में एक हमलावर मौजूद था और जैसे ही गोली चलानी शुरू की गई ठीक उसी वक्त वो शख्स भी उसी गोली कांड में शामिल हुआ, उसने भी फायरिंग शुरू की। उमेश पाल यहाँ पर पहली गोली लगने के बाद अपनी जान बचाने के लिए सीधे इस गली में यानी कि जहाँ पर उनका घर है वो इसी गली में अपनी जान बचाने के लिए भागे। काफ़ी देर तक वो यहाँ पर जान बचाने के लिए मशक्कत करते रहे, उन पर गोलियां लगातार चलाई जाती रहीं और उसके बाद भागते भागते उमेश पाल ठीक इस जगह पर पहुँचे। ये आपको मेरी बाईं तरफ ये जो गेट नज़र आ रहा होगा, ये उमेश पाल के परिवार का ही घर है और यहाँ पर उमेश पाल ने सबसे पहले ये देखिए यहाँ आपको तस्वीरों में उनके तमाम सारे परिवार के जो लोग हैं उनके नाम यहाँ पर नजर आएंगे और उमेश पाल ने इसी घर का यानी कि ये जो घर है इसका ये गेट ऐसे खोला और ठीक गेट खोलने के बाद वो यहाँ पर गिर पड़े। फिलहाल देखिए इस गेट पर ताला लगा हुआ है और यहीं पर हमलावरों ने उनको 6 गोलियां और मारी, यानी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक कुल 7 गोलियां उमेश पाल को मारी गई थी और यहाँ पर गोली लगने के बाद उनको अस्पताल ले जाया गया था जहाँ पर उनकी मौत हो गई थी। लेकिन दूसरी बात, तमाम सारे हमलावर जो उन पर हमला करने के लिए यहाँ पर आए थे उन्होंने बम से भी हमला किया और आप देखिए कि उसके निशान आपको इस गली में दीवारों पर भी साफ तौर पर नजर आ रहे होंगे, यानी कि कितनी प्लानिंग के तहत उन पर हमला किया गया है इसका अंदाजा ये तमाम सारे सबूत जो यहाँ पर मौजूद हैं वो इसकी गवाही भी दे रहे हैं। उसके बाद जो गनर राघवेंद्र उनके साथ मौजूद था उनकी सुरक्षा में वो और आगे की तरफ बढ़ा और ठीक इस जगह पर जहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर राघवेंद्र गिरा, उसको भी गोली लगी थी, उसको भी अस्पताल ले जाया गया था लेकिन बाद में उसकी भी मृत्यु हो गई थी। और ये ठीक सामने जो उमेश पाल हैं जो कि अधिवक्ता भी थे, ये उनका घर है। आपको उनके जो मुख्य द्वार है वहाँ पर उनका नाम भी साफ तौर पर नजर आ रहा होगा और घटनाक्रम के बाद से ही पूरे घर में आप देखिए कि किस कदर चाक चौबंद सिक्योरिटी यहाँ पर लगाई गई है। तमाम सारे पुलिस के जो अधिकारी हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, वो लगातार यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से पूरी तरह से मुस्तैद हैं। उमेश पाल के मर्डर के बाद से पूरे घर में मातम पसरा है। मां का रो रो कर बुरा हाल है। बेसुध मां सीएम योगी से मिलने की मांग कर रही है। कह रही है जैसे मेरा बेटा मरा है वैसे ही अतीक अहमद का भी सफाया होना चाहिए। अम्मा, जब 24 तारीख को उमेश पाल पर गोलियां चलाई गई थी तो उसके बाद वो घर तक पहुंच गए थे, तो आपसे बात हुई थी? बेटा, जब गोली लगी भैया भागे हैं, हम खड़े भये, भैया आए अंदर वाले घर पे, बस गेट के अंदर आए, ऐसे लपटे, इतने चिल्लाने का नमा मार डाल, उसके बाद भैया गिर गए। आतिक जो है बेटा का, हमने जब गवाही दे रहा था राजू पाल हत्याकांड में तो शुरू से मना किया कि मान जाओ, गवाही ना दो। फिर बाद में भैया को धमकियाँ देता रहा, लेकिन भैया ने ये कहा मैं शेर की तरह लड़ रहा हूँ, शेर की तरह लड़ूंगा। हत्या के बाद से उमेश पाल के घर का पूरा परिसर और गली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि हत्यारों ने इस जगह को इसीलिए चुना था क्योंकि उमेश पाल के घर से रोड पर आने और जाने के लिए एकमात्र यही पतली गली है।
अब उस पतली गली को मैं आपको दिखाता हूं जहां पर यह पूरा घटनाक्रम घटित हुआ। दरअसल उमेश पाल अपने घर से निकलने के बाद इसी गली से होते हुए गाड़ी पर बैठकर बाहर अपने दूसरे कामों के लिए जाते थे, और इस गली को देखकर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर गली के दूसरे छोर से कोई व्यक्ति इस गली में अंदर आता है तो अगल बगल भागने का या जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तमाम सारे लोगों के घर हैं और अगर वो गेट खुला होगा तभी व्यक्ति उसके अंदर जा सकता है, अन्यथा वो इसी गली से, या तो अगर वो बाहर से अंदर की तरफ आएगा तब भी उसको इसी गली से जाना है, और अगर वो अंदर से बाहर की तरफ जाता है तब भी उसको इसी गली से होकर गुजरना है। और इस गली की जो चौड़ेपन की बात की जाए कि ये गली बहुत सक्रिय है, बहुत ज़्यादा इसमें जगह भी नहीं है, तो यही वो गली है जहां पर उमेश पाल को ताबड़तोड़ गोलियां मारी गई, जहां पर उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि उमेश पाल की हत्या जिस प्लानिंग के तहत की गई, इससे ये साफ संकेत मिल रहा है कि हमलावर इस बात को बखूबी समझते थे कि जब गली के भीतर उमेश पाल अपनी गाड़ी से उतरकर गली के भीतर अपने घर की तरफ बढ़ेगा तो भागने का दूसरा कोई रास्ता नहीं होगा, यही पतली गली होगी जहां पर घटना को आसानी से अंजाम दिया जा सकता है। और यही वजह है कि हमलावरों ने ठीक इसी जगह को चिन्हित किया जहां पर उमेश पाल को घेर कर उनकी हत्या कर दी गई। गली से सटी ही एक बिजली की दुकान है। ये वही बिजली की दुकान है जहां पहले से ही गुलाम मोहम्मद नाम का ये शातिर शूटर मौजूद। दुकानदार की माने तो शूटर गुलाम ट्रिमर खरीदने आया था। रमेश जी, मुझे बताइए कि क्या हुआ था उस दिन, आपके सामने पूरा घटनाक्रम घटित हुआ। हमारे यहाँ सामान लेने आया था, सामान ले रहा था, देख रहा था, बस उसी बातचीत हो रही थी, सामान तय कर रहा था। ट्रिमर लेने आया था, ट्रिमर तय कर रहा था। क्या मांग रहे थे वो? ट्रिमर हाँ, तय कर रहा था, उसी को रेट भाव कर रहा था। उसके बाद जो है तय हुआ तो बात बिल बनाने की बात आई, बिल बनाने का नंबर आया तो उसी का बाहर फायरिंग हुई, तो वो भी भागा भाई, फिर उसी फायरिंग वो भी लग गया। अच्छा, इसी जगह पर गाड़ी रुकी? हाँ, वहीं गाड़ी रुकी थी। हाँ, वहीं गाड़ी रुकी थी, वहीं गाड़ी रुकी तो पीछे से कोई आगे फायरिंग किया था पहले। जब फायरिंग की आवाज़ सुन करके वो भी बाहर भागा। अब जो उनकी पहले से प्लानिंग रही वो अलग बात है। अब आपको वो जगह दिखाते हैं जहां उमेश पाल की मर्डर की पूरी साजिश को रचा गया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ये वही मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल है जिसके कमरा नंबर 36 में सदाकत खान और अतीक अहमद के बेटे मोहम्मद असद ने मिलकर पूरा प्लान बनाया था। प्रयागराज विश्वविद्यालय में मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल का कमरा नंबर 36, जिसका संबंध उमेश पाल हत्याकांड से जोड़कर देखा जा रहा है। इस वक्त मैं उसी मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल के अंदर मौजूद हूं और ये वो कमरा नंबर 36 है जिसका कनेक्शन इस पूरे हत्याकांड से जोड़कर बताया जा रहा है। फिलहाल आप देखिए कि ये जो हॉस्टल का कमरा है, कमरा नंबर 36, उसमें ताला लगा हुआ है, पूरी तरह से ये कमरा बंद है। और दूसरी बात ये भी है कि जिस कमरे में बैठकर उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रची गई थी, उस कमरे पर सदाकत खान का 2 साल से अवैध कब्जा था। कुछ महीने पहले हॉस्टल में अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई भी की गई थी और उस समय करीब 7 कमरों को सील किया गया था। उसमें सदाकत का कमरा भी शामिल था और बताया यह जा रहा है कि ताला टूटने के बाद से सदाकत का कमरा नंबर 36 जब इस पर अवैध कब्जा था तो उसके बाद जब कार्रवाई की गई हॉस्टल के प्रशासन की तरफ से, हॉस्टल अधीक्षक की तरफ से, उसके बाद इस कमरे को सील किया गया था। लेकिन कुछ समय बाद यह कमरा फिर से खोल दिया गया था और इस पर सदाकत खान का फिर से कब्जा हो गया था। आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर फिलहाल इस हॉस्टल के कमरे में ताला लगा हुआ है, क्योंकि इस हत्याकांड की कड़ी जब सदाकत खान तक पहुंची थी तो उसके बाद से हॉस्टल प्रशासन की तरफ से यह कमरा बंद कर दिया गया है। तो 24 फरवरी को बड़ा घटनाक्रम जो धूमनगंज थाना क्षेत्र है वहां पर घटित हुआ था, जहां पर उमेश पाल की हत्या की गई थी। और 26 तारीख को, ये देखिए 26 फरवरी 2023 को जो सुपरिटेंडेंट हैं मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल के, उनकी तरफ से बाकायदा एक नोटिस यहां पर चस्पा की गई और उसमें साफ तौर पर यह लिखा गया कि समस्त अंतःवासियों को सूचित किया जाता है कि हॉस्टल में रह रहे सभी अवैध लोग तत्काल प्रभाव से हॉस्टल खाली कर दें, अन्यथा की स्थिति में किसी प्रशासनिक तथा अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए वो खुद जिम्मेदार होंगे। हॉस्टल प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। सुपरिटेंडेंट MB हाउस मुस्लिम हॉस्टल, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। तो ये एक बड़ी नोटिस पूरे हत्याकांड के बाद जो मुस्लिम हॉस्टल है उसमें चस्पा की गई थी, ताकि हॉस्टल के भीतर जो दूसरे कमरे हैं, अगर कोई व्यक्ति उसमें अवैध रूप से या अनधिकृत रूप से रह भी रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ये नोटिस जो सुपरिटेंडेंट है मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल के, उनकी तरफ से चस्पा की गई। कैमरा पर्सन सचिन सैनी और पंकज के साथ अशोक तिवारी, प्रयागराज, न्यूज़ 24।